Hello everyone, welcome to Rising Stars of Mathematics. Today we are discussing ordinary differential equation questions which are asked in CSIR NET November 2020. जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो 3 मार्क्स में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी है 8024375332। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ग्लोबल सॉल्यूशंस पर पूछा गया था। लेट y नॉट ग्रेटर देन 0 एंड z नॉट ग्रेटर देन 0 एंड अल्फा ग्रेटर देन 1। अब हमें गिवन है कि y नोट भी ग्रेटर देन 0 है, z नोट भी ग्रेटर देन 0 है और जो अल्फा की वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन 1 है। कंसीडर द फॉलोइंग टू डिफरेंशियल इक्वेशंस dy बाई डी टी इज इक्वल टू वाई अल्फा फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड y नोट इज इक्वल टू y की वैल्यू एट 0 इज इक्वल टू वाई नोट। इस इक्वेशन को नाम दे दिया हमने स्टार। एंड देन नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन हमारे पास गिवन है डी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस जेड की अल्फा फॉर टी ग्रेटर देन 0। सो जेड 0 इज इक्वल टू जेड नोट। इसको दे दिया हमने डबल स्टार नेम। ठीक है, सो वी सेड दैट द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट ग्लोबली इफ इट एग्जिस्ट फॉर ऑल टी ग्रेटर देन 0। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो वो ग्लोबल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल टी ग्रेटर देन 0। Which of the following statements is true? Both star and double star have global solutions. None of star and double star have global solutions. Next हमारे पास है there exists a global solution for star and there exists a t less than infinity limit t tends to capital T mod z t is equal to infinity। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास देयर एग्जिस्ट अ ग्लोबल सोल्यूशन फॉर डबल स्टार एंड देयर एग्जिस्ट अ टी लेस देन इन्फिनिटी सच दैट लिमिट स्मॉल टी टेंड्स टू कैपिटल टी मोड ऑफ वाई टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 3 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है, तो हम अल्फा की पर्टिकुलर वैल्यू को लेकर 3 ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड कर देंगे। जो एक ऑप्शन हमारा बचेगा वही हमारा आंसर होगा। लेट अस टेक alpha is equal to 2 implies the given differential equation becomes dy by dt is equal to y square for t greater than 0। so dy by y square is equal to dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 by y is equal to t plus c where c is the constant of integration। ऑन सब्सटीट्यूटिंग द इनिशियल कंडीशन, हमें इनिशियल कंडीशन भी गिवन है कि जब x की वैल्यू हमारे पास 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास y नोड है। देन वी हैव -1 बाय y नोड इज इक्वल टू c। अब c की वैल्यू को जो हमारे पास पीछे इक्वेशन आई थी उसमें हम यूज़ कर लेंगे, तो -1 बाय y इज इक्वल टू t -1 बाय y नोड। सो y इज इक्वल टू y नोड बाय 1 माइनस y नोड t। The solution of the star does not exist if we take t is equal to 1 by y नोड। कि यहाँ पर अगर हम t की जगह पर 1 by y नोड ले लेते हैं तो नीचे y में क्या बन जाएगा 1/0 का केसीओ क्या होता है इन्फिनिटी। तो हम इक्वेशन स्टार है ये बोल सकते हैं कि उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर हम t is equal to 1 by y नोड ले लेते हैं। Therefore, star does not have a global solution implies option 1 and 3 are false। स्टार के पास ग्लोबल सोल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया, क्योंकि ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन 1 में क्या पूछा था, बोथ स्टार एंड डबल स्टार हैव अ ग्लोबल सोल्यूशन। तो हमने अल्फा की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए प्रूव कर दिया कि इस इक्वेशन के पास सोल्यूशन ग्लोबल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन में क्या पूछा गया था, देयर एग्जिस्ट ग्लोबल सोल्यूशन फॉर स्टार। इसमें भी यही पूछा गया था कि इक्वेशन स्टार के पास ग्लोबल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमारे पास ग्लोबल सोल्यूशन नहीं आया। नेक्स्ट हमारे पास है, अब हम जो हमारे पास डबल स्टार इक्वेशन थी उसके बारे में बात करेंगे। तो इन द सेम वे द सोल्यूशन ऑफ द डबल स्टार इज इक्वल टू z इज इक्वल टू z नोट बाय 1 प्लस z नोट बाय t।
एग्जिस्ट फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। अगर टी यहाँ पर क्या है हमारे पास, अब टी ग्रेटर देन जीरो है तो टी को नेगेटिव लेते तो सोल्यूशन ना एग्जिस्ट करता, लेकिन टी हमें क्या लेना है, पॉजिटिव। देयरफॉर डबल स्टार हैज़ अ ग्लोबल सोल्यूशन इम्प्लाइज ऑप्शन 2 इज फॉल्स। ऑप्शन 2 में देख लेते हैं हमें क्या गिवन, नन ऑफ स्टार एंड डबल स्टार हैव अ ग्लोबल सोल्यूशन। लेकिन जो हमारी डबल स्टार इक्वेशन है उसके पास तो ग्लोबल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गया। तो यहाँ से अब नेक्स्ट कंडीशन, लिमिट टी टेंड्स टू 1/y0 मोड y ऑफ टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब टी हमने यहाँ से टेंड कराया 1/y0 की तरफ और टी हमारा लेस देन जीरो है, ये हमारे पास इन्फिनिटी आया। तो अब देख लेते हैं कि हमारा फोर्थ ऑप्शन में क्या गिवन था, देयर एग्जिस्ट अ ग्लोबल सोल्यूशन फॉर डबल स्टार एंड देयर एग्जिस्ट अ टी लेस देन इन्फिनिटी सच दैट लिमिट टी टेंड्स टू। अब हमने टी को क्या लिया था, 1/y0 लिया और फिर क्या किया, लिमिट टी टेंड्स टू 1/y0 कराया तो मोड ऑफ वाई टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी है। तो यहाँ से मेरा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया और बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन अल्फा की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमारे पास गलत हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन, जो हमारे पास लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में पूछा गया था। ये क्वेश्चन हमारा 4.75 मार्क्स में पूछा गया था। तो क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर दी सॉल्यूशंस y1 इज इक्वल टू e माइनस 3t e माइनस 3t 0। ये हमें एक कॉलम वेक्टर गिवन है एंड yt इज इक्वल टू 0 e माइनस 5t एंड e माइनस 5t। ये हमारे पास एक और कॉलम वेक्टर है जो कि y1 और y2 सॉल्यूशंस है। To be homogeneous linear system of the differential equation star y dash is equal to -5 2 -1 first row and 1 -4 -1 second row and -1 1 -6 third row yt which of the following statement। अब हमें दो solutions given है किसके, इस differential equation के। तो हमें इसके नेचर के बारे में बताना है कि y1 and y2 form a basis for the set of solution of star। क्या वो इक्वेशन स्टार के लिए बेसिस बनेंगे जो हमारे सॉल्यूशंस है। नेक्स्ट हमारे पास है y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट बट डू नॉट फॉर्म अ बेसिस फॉर द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ स्टार। फर्स्ट में क्या था कि वो बेसिस बनेंगे, सेकंड में क्या है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो होंगे दो सॉल्यूशन, लेकिन शायद वो हमारे बेसिस फॉर्म ना करें। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है, देयर एग्जिस्ट अनदर सॉल्यूशन y3 सच दैट y1 y2 y3 फॉर्म अ बेसिस फॉर द सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ स्टार। क्या पता हमारे पास एक और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे और वो तीनों के तीनों मिलकर हमारे बेसिस बनाएं। नेक्स्ट हमारे पास है y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो हम पहले सबसे इक्वेशन चेक करते हैं। कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इज इक्वल टू ax वेयर a इज द n क्रॉस n मैट्रिक्स। So y dash is equal to ax where a is an n cross n matrix, y dash is an n cross 1 column vectors. If lambda 1 lambda 2 lambda n are the distinct eigenvalue of a matrix A and u1 u2 un are linearly independent eigenvectors respectively, then xi is equal to ui e lambda I xi running 1 to n are n linearly independent solution of the given system of linear differential equations। तो हमें यहाँ पर एक्स आई फाइंड करना है। तो गिवन y1 इज इक्वल टू दिस। अब हमें y1 एक कॉलम वेक्टर गिवन है जो कि हमारे पास इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो इसको हम लिख सकते हैं u माइनस 3t 1 1 0। सो इसको हम लिख y1 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया लैम्डा 1 u1 हमारे पास अब वेक्टर बनेगा या नहीं ये चेक करना है। y2 इज इक्वल टू e माइनस 5 2। अब लैम्डा 1 हमारे पास क्या है e माइनस 3t, लैम्डा 2 क्या आया e माइनस 5t और u1 और u2 हमारे आइगन वेक्टर्स हो गए। आर द सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हमारे पास आ गया y डैश t इज इक्वल टू a ऑफ y ऑफ t। अब नेक्स्ट हमारे पास अब नेक्स्ट हम इस मैट्रिक्स को सोल्व करके आइगन वैल्यूज निकालेंगे। सो फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -7। अब हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आई -7, उसके लिए हम सोल्व करते हैं a + 7i u3 इज इक्वल टू 0। सो u3 हमने खुद से कंस्ट्रक्ट किया a b c। तो 1 1 -1 0 2 0 एंड 0 0। तो यहाँ से हमारे पास आइगन वेक्टर जो थर्ड आइगन वेक्टर आया वो आया हमारे पास a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 1। सो e माइनस 70 ut इज इक्वल टू e माइनस 70 1 0 1 एंड e माइनस 70 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन स्टार।
सो जो पी मैट्रिक्स थी हमारी, जो हम पी मैट्रिक्स आइगन वेक्टर की हेल्प से बनाते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट आइगन वेक्टर है वो फर्स्ट कॉलम, सेकंड आइगन वेक्टर सेकंड कॉलम, और जो हमारा थर्ड आइगन वेक्टर है वो हमारा थर्ड कॉलम। तो जो हमारा फर्स्ट जो आइगन वेक्टर था वो था e-3t, e-3t 0, और जो हमारा सेकंड आइगन वेक्टर था वो था 0, e-5t, e-5t, और जो हमारा थर्ड कॉलम वेक्टर था वो था e-7t 0, e-7t। अब इसके डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ p इज इक्वल टू 2, e-15t इज नॉट इक्वल टू 0, implies that y1, y2, y3 are linearly independent. Also star is the homogeneous, implies any linear combination of y1, y2, y3 is also a solution of equation star. अब हमारे पास ये होमोजीनियस इक्वेशन है और हमने पढ़ा हुआ है कि अगर y1, y2, y3 होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन होते हैं तो इनके लीनियर कम्बिनेशन भी हमारे पास होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन होते हैं। देयरफॉर y1, y2, y3 आर द बेसिस फॉर द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन स्टार। ऑप्शन 3 इज ट्रू। अगर हम लीनियर कम्बिनेशन को लिख पा रहे हैं और वो भी हमारे पास सोल्यूशन बन रहा है तो हमारे से यहाँ से निकल के आया कि y1, y2, y3 बेसिस बनेंगी। नेक्स्ट हमारे पास है e-3t, e-3t 0 इज नॉट इक्वल टू अल्फा। अब हम y1 को y2 का लीनियर कम्बिनेशन नहीं लिख पा रहे, यानी अगर अब लीनियरली डिपेंडेंट देखें, अगर y1 इज इक्वल टू अल्फा y2 लिखा जा सकता, दो सोल्यूशन एक दूसरे का मल्टीपल लिखे जाते विद द मल्टीप्लाई ऑफ स्केलर, तो हम यहाँ से बोल सकते थे कि जो y1 और y2 लीनियरली डिपेंडेंट है। लेकिन हमने यहाँ पर लिखने का ट्राई किया लेकिन हम नहीं लिख सकते e-3t, e-3t 0, y1 इज नॉट इक्वल टू अल्फा, क्योंकि ये वाला एलिमेंट तो हमेशा 0 रहेगा, इसको हम e-3t नहीं बना पाएंगे। सो यहाँ से हमारे पास आया y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंस, implies that ऑप्शन 4 इज फॉल्स। ऑप्शन 4 क्यों फॉल्स हुआ? क्योंकि ऑप्शन 4 में गिवन था कि y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट, लेकिन हमारे पास क्या आया, y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं, बट y1 एंड y2 डज नॉट फॉर्म अ बेसिस फॉर दिस सेट ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन स्टार, implies that 1 इज फॉल्स। ऑप्शन 1 में क्या पूछा गया कि y1 एंड y2 फॉर्म अ बेसिस फॉर द सोल्यूशन ऑफ स्टार, लेकिन ये तो हमारे बेसिस नहीं बना रहे y1 और y2, तो इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से फॉल्स हो गया। और सेकंड ऑप्शन में क्या था कि y1 एंड y2 आर li यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट, लेकिन बेसिस नहीं बनाते, तो ये बेसिस नहीं बना रहे हमारे, तो इसलिए हमारा ऑप्शन 2 ट्रू हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास है कि 2 एंड 3 आर ट्रू। 3 में क्या पूछा गया कि y1 एंड y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो हमारे बेसिस नहीं बनाते, और अगर हम y1, y2, y3 एक और आइगन वेक्टर ले लेते हैं तो वो हमारे बेसिस बना देते हैं। तो यहाँ से हमारा सेकंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि y1 और y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट थे तो ये वाला ऑप्शन कट हो गया हमारा। और फर्स्ट ऑप्शन में ये बोला गया था कि y1 और y2 दोनों बेसिस बना रहे हैं, लेकिन हमारी यहाँ पर अगर हम देखें 3x3 की मैट्रिक्स है तो इसको स्पैन करने के लिए हमें 3 वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, और अगर हमारी जो बेसिस है उसमें 3 ही वेक्टर्स होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ बेसिस आर सेम होते हैं हमेशा, बेशक उसमें जो हमारे वेक्टर्स हैं वो डिफरेंट आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सेकंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।